जब कभी भी टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं जहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होता है ELSS का यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का, और ऑप्शन नंबर 2 होता है टैक्स सेवर FDs का। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है कि आखिर टैक्स सेवर FD में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको टैक्स बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, इसकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। अगर आप लोगों को भी यही कंफ्यूजन है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में बताने वाला हूँ और आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो सब्सक्राइब कर दिया ना चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि ELSS फंड क्या होते हैं और टैक्स सेवर FDs क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ELSS फंड के बारे में। ELSS का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और यहाँ पर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इक्विटीज का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। बेसिकली अगर आप ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड फेस करना पड़ता है। मतलब आप लोगों ने ELSS में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट को 3 साल के टाइम पीरियड तक विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर आप ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपने जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको एग्जम्पशन मिलता है। ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको सेक्शन 80C के अंडर 1,50,000 तक का रिबेट मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपने कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप लोगों ने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 50,000 का रिबेट मिलेगा, और अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है ELSS फंड में तब यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन एग्जम्पशन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने 80C के कैटेगरी में और कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप लोगों ने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट की है तो सेक्शन 80C के अंडर आपको 1,50,000 तक का ही रिबेट मिलेगा, इससे ज्यादा का रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर लिक्विडिटी की बात की जाए तो लिक्विडिटी ELSS फंड में काफी ज्यादा होती है टैक्स सेवर FD के कंपैरिजन में, और ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ELSS फंड का जो लॉक इन पीरियड है वो सिर्फ 3 साल का होता है। मतलब यहाँ पर आपको मिनिमम 3 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है। इसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ कर सकते हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक पर अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर है रिस्क फैक्टर। अगर आप मार्केट में ELSS के पास्ट रिटर्न को कंपेयर करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ELSS में इन्वेस्टमेंट करके आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर आप लोग FDs में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको कम अमाउंट ऑफ रिटर्न कमाने को मिलेंगे, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपके रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्योरली इन्वेस्टमेंट किया जाता है इक्विटीज में और इक्विटीज रिलेटेड ऑप्शंस में। और जैसे कि हम सभी को पता है कि इक्विटी मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, यहाँ पर जब ग्रोथ आती है तो आपको काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं, लेकिन जब मार्केट क्रैश करता है तब यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो पर इसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ता है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको पता चल गया है कि ELSS फंड के फीचर क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टैक्स सेवर FD के बारे में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अगर आप इस FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके टैक्स की सेविंग होगी। अगर आप इस तरीके की FDs में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको जितने भी रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं इन सारे डिविडेंड के अमाउंट पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलता है। वहीं पर अगर टैक्स सेविंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एग्जम्पशंस भी मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके टैक्स की सेविंग भी हो जाती है। वहीं पर टैक्स सेवर FD के लॉक इन पीरियड की बात की जाए तो यहाँ पर टैक्स सेवर FD में आपको मिनिमम 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आप अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर आप टैक्स सेवर FD को नॉर्मल FD के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर टैक्स सेवर FD में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे FD के कंपेरिजन में। और तो और अगर वोलेटिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी के बहुत ही कम चांसेस मिलते हैं, क्योंकि इनका लॉक इन पीरियड ऑलरेडी 5 ईयर्स का होता है। तब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपने जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है वो अमाउंट 5 ईयर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है। अगर आपको इमरजेंसी में कभी फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है तब यहाँ पर आप लोगों को लोन लेना पड़ेगा या कोई और फाइनेंशियल ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप 5 ईयर्स तक आपके फंड्स को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है। आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है और आपके प्रिंसिपल पर रिटर्न्स भी कमाने को मिलते हैं। सो अगर आप लोग किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पर आपकी प्रिंसिपल की सेफ्टी हो और आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तब यहाँ पर आपको टैक्स सेवर FD में इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप कि आपको ये भी पता चल गया है कि टैक्स सेवर FD में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, टैक्स सेवर FD क्या होती है और यहाँ पर आपको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिवर्ट करूंगा।
तो क्या लगता है आपको कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टैक्स की सेविंग के लिए? कंक्लूजन में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब यहाँ पर आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड चूज करना है, यानी कि ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि अगर आप लोग 5 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को आप लॉक इन में रख सकते हैं 5 साल तक के लिए, तब यहाँ पर डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना है टैक्स सेवर FDs में। इसके अलावा अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आप लोग दोनों ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ऑप्शन में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। वहीं पर अगर आप दोनों ऑप्शन में एक साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपके सामने लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं आएगा और इसी के साथ साथ आपके रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज होंगे। अगर आप लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।